चलिए कल हम लोग विलेन के आज शुरू करते हैं तीसरे पार्ट में हेनरी का नियम। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था विलेन पढ़ा था, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन। या विलेय और विलायक के मिश्रण को, विलेय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन। विलेन सांद्रता के आधार पर हम लोग पढ़े तनु विलेन, सांद्र विलेन। ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो क्या कहलाता है? तनु विलेन। और ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा क्या कहलाता है? सांद्र। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे संतृप्त विलेन। कौन सा? यानी किसी भी विलेन में किसी विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा, कौन सी मात्रा क्या कहलाती है? संतृप्त विलेन। अगर किसी विलेन में किसी विलेय की अधिकतम मात्रा घुली है तो क्या है? अगर उस अधिकतम मात्रा से कम घुली है तो असंतृप्त। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन 9 प्रकार के हम लोग पढ़ चुके हैं। ठोस के साथ 3, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। द्रव के साथ द्रव ठोस, द्रव द्रव और द्रव गैस। गैस के साथ गैस ठोस, गैस द्रव, गैस गैस। 3 चीज। इसमें एक नोट पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास गैस और गैस का विषमांगी मिश्रण हो जाए अर्थात कोलाइडी विलयन तो वो संभव नहीं है, लेकिन समांगी मिश्रण आपका संभव है। तो गैस और गैस का विषमांगी मिश्रण बनता है? नहीं बनता है, लेकिन समांगी मिश्रण बन सकता है। दूध किसका उदाहरण हो सकता है? द्रव में द्रव का। ठीक है। वायु किसका है? गैस का गैस में। और अगर हम बात करें धुआं किसका है? गैस की मात्रा ज्यादा है, गैस में ठोस का जहां में लग जाए समझ जाना उसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। जैसे गैस में ठोस का, इसका मतलब गैस की मात्रा क्या है? ज्यादा है और ठोस की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है। तो इस तरीके से इनके प्रकार सीख लेना है। आज हम लोग चलेंगे हेनरी के नियम की चर्चा करेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे विलेयता। किसी भी विलायक में निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता, है ना। इसी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़ रहे थे कल गैस की द्रव में विलेयता पढ़े थे। यदि गैस का दाब बढ़ाया जाए तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी? गैस की। किसमें? द्रव में। अर्थात किसी गैस का दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दूसरे तरीके से ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? घटती है। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। ध्यान दीजिए हेनरी ने क्या बताया कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास एक गैस है। अभी इस गैस के कण क्या है? दूर दूर। क्या है? दूर दूर। इसको हम किसी द्रव में घोलना चाहें, किसमें घोलना चाहें? द्रव में। क्या हम गैस को द्रव में घोल सकते हैं? इसमें जैसे डालेंगे बाहर निकल जाएगी, तो कहां घुली? घोलने के लिए क्या करना होगा? इस गैस पर हम क्या करें? दाब लगाएं। अब दाब किसी पिस्टन के माध्यम से हो सकता है, कंप्रेसर के माध्यम से हो सकता है। हम अगर इस पर पिस्टन के द्वारा दाब लगाएं तो क्या होगा? गैस के कण पास पास आएंगे। गैस के कण जब पास पास आएंगे तो गैस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में। फिर ये जब द्रव अवस्था में आ जाएंगे तो द्रव आसानी से द्रव में घुल सकता है कि नहीं घुल सकता? अर्थात किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके द्वारा लगाए गए दाब के क्या है? समानुपाती। दाब जितना ज्यादा लगाएंगे ये गैस द्रव में उतनी ही ज्यादा घुलेगी। गैस का दाब जितना कम होगा विलेयता उसकी उतनी ही कम होगी। इसी को हम मैथमेटिकली तरीके से कह सकते हैं एस अगर विलेयता है, विलेयता को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। इसलिए एस से डिनोट किया।
समानुपाती पी, पी मतलब दाब, ठीक है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके द्वारा लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती, उसके द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक के तो हर जगह लग जाता है। अब यहाँ हेनरी भाई साहब हैं, आप एक दुकान खोलते हो तो अपना नाम लिखते हो नहीं लिखते हो, ठीक, फला कॉस्मेटिक, ठीक है, राम पुस्तक भंडार एक्सेट्रा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम के लगा रहे हैं तो हेनरी भाई साहब ने अपना नाम जोड़ दिया एच, हेनरी कांस्टेंट। तो समानुपाती चिन्ह जब भी हटाते हैं हमेशा एक नियतांक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम नियम की बात करें तो नियम समझ में आया। अब हम लिख सकते हैं क्या, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या चीज, किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब या दाब के क्या होती है, समानुपाती होती। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। यदि विलेयता मान ले क्या है S और दाब क्या है P, तो S समानुपाती P, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक KH जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से हो गया KHP, जहां पर KH क्या है, हेनरी नियतांक या फिर स्थिरांक, जो भी आप कहना चाहें। जल्दी से आप नोट कर लीजिए कौन सी चीज है, हेनरी का नियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी द्रव विलयन में, कौन से विलयन में, द्रव विलयन में गैस की जो विलेयता है वो उसके आंशिक दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। तो इसको हम मोल प्रभाज के पद में भी कह सकते हैं, किसके पद में, मोल प्रभाज के पद में, किसके पद में, चलिए। तो ये हमारा हुआ प्रथम नियम, कौन सा नियम, अभी हम द्वितीय भी सीखेंगे, किसके पद में, मोल प्रभाज के पद में, किसके पद में, मोल प्रभाज, ठीक है। तो इन्होंने कहा, ध्यान से समझिए कि जो आंशिक दाब है, क्या है, आंशिक दाब, वो गैस में जो उनके अवयवी कण है उनके मोल प्रभाज के क्या होता है, और कौन से, गैस के, ठीक है। देखिए जब गैस वाष्प अवस्था में आएगी, किस अवस्था में, तभी बाहर की ओर जाएगी, जब बाहर की ओर जाएगी तभी तो दाब लगाएगी किसी बर्तन पर। तो हम कह सकते हैं क्या कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है, कौन सा दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। अब ये वाष्प अवस्था शब्द क्यों जोड़ा गया, समझ में आ गई बात, किस लिए जोड़ा गया, क्योंकि जब तक द्रव वाष्पित नहीं होगा या गैस वाष्पित नहीं होगी तो उसका जो लगाया गया दाब है उसकी मात्रा डिसाइड नहीं होगी। वैसे तो गैस के कण सभी पात्र में ऐसे भी दाब लगाया करते, ठीक है। तो जब ये वाष्प अवस्था में आएगी, किस अवस्था में, तो वाष्प अवस्था में, किस अवस्था में, किसी द्रव का, किसी गैस का जो आंशिक दाब होगा वो उस गैस के
मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। किसके समानुपाती, मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। चलिए देखते हैं, किसी गैस का किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, P समानुपाती X। ठीक है, यहां पर गैस के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाते एक नियतांक KH जोड़ देंगे, जहां पर KH क्या है, हेनरी नियतांक। तो हेनरी के कितने नियम हो चुके हैं, दो। पहला किससे संबंधित है, विलेयता से, और विलेयता किसके समानुपाती है, आंशिक दाब के। दूसरा किससे संबंधित है, मोल प्रभाज से, किसके पद में, दाब के पद में। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, ये हो गया कौन सा, हेनरी का द्वितीय नियम। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। नोट कर लिया। चलिए, इसके बाद हम यहां पर ध्यान से अगर समझें तो ये जो P बराबर लिखा हुआ है KH इंटू गैस का मोल प्रभाज, ठीक है। अगर हम हेनरी कांस्टेंट को एक तरफ कर लें और ये इधर आ जाए, आंशिक दाब बटे गैस का मोल प्रभाज, तो समझिएगा मोल प्रभाज तथा गैस के आंशिक दाब का जो अनुपात है वो क्या है, एक नियतांक। जब भी किसी चीज का अनुपात नियतांक होता है अर्थात नियत होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ओम के नियम में V/I बराबर R, तो विभव और धारा का अनुपात क्या था, नियत। अब इनके बीच हम लोग ग्राफ भी खींच सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, हम लोग आपको नॉर्मल समझा देते हैं। इनकी मान रख कर हम इनके बीच ग्राफ भी खींच सकते हैं, लेकिन यहां पर हम नॉर्मली समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी किसी चीज का अनुपात क्या होगा, नियत होगा, तो उनके बीच ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगी, हमेशा। अब समझो इधर, तो इसको अगर हम मान लें एक डायरेक्शन में इसका आंशिक दाब है और एक डायरेक्शन में इसका मोल प्रभाज है, ठीक है, तो इनका जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, नियतांक होगा, एक सरल रेखा होगी, और ये किसको प्रदर्शित करेगी, हेनरी नियतांक। किसको प्रदर्शित करेगी, हेनरी नियतांक। ध्यान देना, यहां पर इन दोनों का अनुपात नियत है, इसका मतलब ये नहीं है कि हेनरी नियतांक का मान बढ़ नहीं रहा। सॉरी, ये दाब और ये दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो, हो सकता है कि पहले दाब हमने नापा और वो कितना रहा हो, 2, और मोल प्रभाज हो सकता है कि रहा हो 4। अगली बार हो सकता है कि यहाँ 3 आया हो, यहाँ 6 आ गया हो सकता है यहाँ 8 आया हो, यहाँ 16 है। अगर हम P और मोल प्रभाज का अनुपात देखें, बताओ 2/4, 1/2।
यानी 0.5। 3/6 कितना, 1/2 यानी 0.5। 8/16 0.5। समझिए, बताओ दाब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, मोल प्रभाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, हेनरी नियतांक यानी इनका अनुपात। यानी अनुपात क्या है, नियत। जब भी किसी चीज का इस तरीके से अनुपात नियत होता है तो उनका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे स्टेप में समझेंगे कि ये जो रेखा का ढाल है, यानी जो प्रवणता, ये प्रवणता है, इसके लिए ढाल कहें, प्रवणता कहें, झुकाव कहें, ठीक है, tan थीटा, ये क्या है, हेनरी नियतांक को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और हेनरी नियतांक का जो मान है, किसका मान, हेनरी नियतांक का मान, इसका मान बदलने पर क्या हमारा विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता क्या परिवर्तित हो सकती है या नहीं हो सकती। इस चीज को आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या हेनरी नियतांक बदलने पर गैस की विलेयता में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, बताइए। पड़ेगा, क्यों, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करते हैं कि गैस नियतांक जो है, यानी यहां पर जो हेनरी नियतांक, इस हेनरी नियतांक के मान में जब परिवर्तन होगा तो गैस की विलेयता भी प्रभावित होगी। और कैसे होगी, उसको हम एक लाइन में नोट डाल के लिख लेंगे। क्या होगा नोट, कि यहां पर जो KH का मान होगा, यानी हेनरी नियतांक के मान में वृद्धि होने पर, KH के मान में वृद्धि होने पर गैस की विलेयता, गैस की विलेयता क्या होगी, घटती। ये चीज ध्यान देना, KH के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे विलेयता क्या होगी, घटेगी। अब कुछ चीजों के लिए हेनरी नियतांक हमारे पास, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए जो हमारा हेनरी नियतांक है वो 144.97। इसी प्रकार हाइड्रोजन के लिए 69.16। नाइट्रोजन के लिए जो हेनरी नियतांक का मान होगा वो कितना होगा, 76.48। इसी तरीके से नाइट्रोजन का अलग अलग ताप पर भी होता है। जैसे ये 273, मान लिया जाए 293 केल्विन पर। अगर नाइट्रोजन की बात करें 303 केल्विन पर, तो इसका हेनरी नियतांक 88.84 के आसपास लगभग। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 293 पर, कितने पर, यह 46.82। इसी तरीके से आर्गन की बात की जाए तो 298 पर, 298 कहें या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कहें, एक ही है। और इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को ही हम मानक अवस्था यानी मानक ताप बोलते हैं, ठीक है। ये इस पर कितना होता है, 40.3। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 298 पर, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मान 1.67। फॉर्मल्डिहाइड की बात करें 298 पर ही 1.83 × 10⁻⁻⁵। और अगर मेथेन की बात करें CH4, तो CH4 का जो हेनरी नियतांक होगा वो 0.413 होगा। इस तरीके से हेनरी नियतांक का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी विलेयता बढ़ती जाएगी।
जैसे हमको एक 4 ऑप्शन दे दिए जाए, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या CO2, इन 4 में से ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गैस में विलेयता सबसे ज्यादा होगी? तो ध्यान से समझिए, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए सबसे ज्यादा हेनरी नीयतांक किसका है? हीलियम का है सबसे ज्यादा। और यहाँ क्या लिखा कि KH के मान में वृद्धि होने पर गैस की विलेयता क्या होती है? घटती है। तो जैसे जैसे मान बढ़ेगा विलेयता क्या होगी? घटेगी। तो सबसे ज्यादा अगर हेनरी नीयतांक इसका है तो सबसे कम विलेयता इसी की होगी कि नहीं होगी? तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? नीचे, इसकी, मीथेन की। तो क्या कह सकते हैं कि इस टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आने पर गैस की, किसकी? द्रव में विलेयता क्या होती? बढ़ती। यहां से देखें, अब यहाँ हेनरी नीयतांक बढ़ रहा है तो बढ़ने पर विलेयता क्या हो रही? घट रही। तो क्या कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर गैस की विलेयता क्या होगी? घटती। समझ में आ गई बात? यानी हेनरी नीयतांक का मान जितना अधिक होगा, हेनरी नीयतांक का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। क्लियर? अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। ध्यान से समझिए, किसी नियम की सीमाएं क्या होती हैं। जैसे मान लो कि आप 80 किलो वजन उठाने के लिए सक्षम है, 80 किलो वजन उठाने में सक्षम है, और आप 80.1 किलोग्राम उठा नहीं पा रहे, तो ये आपकी यहां से लिमिट लग गई, सीमा लग गई, जो आप नहीं कर सकते। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपको वजन उठाने के लिए 80 किलोग्राम या उससे कम हो? या इस शब्द को दूसरी तरीके से कह लें कि आपको वजन उठाने के लिए जो दिया जाए वो 80 किलो से ज्यादा ना हो। इसी तरीके से जो हेनरी के नियम की सीमाएं, कहां पर ये लागू होगा और कहां पर लागू नहीं होगा, तो पहला कह सकते हैं कि दाब बहुत अधिक ना हो, क्योंकि दाब अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो फिर गैस बचेगी नहीं, द्रव में बदल जाएगी, और द्रव में बदल गई तो गैस की द्रव में विलेयता को हम समझाएंगे कैसे? तो पहला पॉइंट क्या है सीमाओं में? सीमाएं किसकी पढ़ने जा रहे हैं? हेनरी के नियम की सीमाएं। तो पहला पॉइंट क्या है? दाब अधिक ना हो। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, इसी तरीके से ताप बहुत अधिक ना हो। कौन सा? ताप अधिक ना हो। अब ये क्यों कहा गया? अगर ताप बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर ताप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? ताप जब ज्यादा हो जाएगा तो गैस के कण दूर दूर चले जाएंगे, तो कभी वो द्रव में बदलेंगे नहीं, द्रव में बदलेंगे नहीं तो घुलेंगे नहीं, तो फिर विलेयता कैसे समझा पाएंगे? अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? गैस विलायक में क्या होनी चाहिए? बहुत कम विलेय। ठीक, क्या मतलब निकला? यानी हम जिस गैस की बात कर रहे हैं वो विलायक में बहुत अधिक घुली ना हो या घुलने वाली ना हो। अगर ऐसा होगा तो भी हम हेनरी के नियम को समझा पाने में सफल नहीं होंगे। चौथा ऑप्शन एक और है, कौन सा? गैस की आणविक अवस्था। कौन सी अवस्था? गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस
द्रव गैस, दोनों अवस्थाओं में, किसमें, दोनों अवस्थाओं में समान हो। जैसे मान लिया जाए आप एक इंसान है, आपको हम किसी महफिल में भेजें जहां बढ़िया नाश्ता पानी चल रहा हो, तो वहां पर भी आप एक इंसान के ही गुण प्रदर्शित करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पहुंच गए बिल्कुल जानवर की तरह शैतान बन गए। ठीक है, अगर आपको किसी सम्मानजनक सम्मान समारोह में पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं कि वहां आप कुछ दूसरा बिहेव चालू कर दे। तो अगर आप एक इंसान है, आपके अंदर इंसानियत के गुण है, तो हम कहीं भी जाएं वो इंसानियत के गुण ना बदले। इसी प्रकार गैस की आणविक अवस्था, अगर गैस, मान लो गैस के जो कण हैं वो ठोस हो, या गैस के कण जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो गैस अवस्था में है, या उसके ठोस अवस्था में है, तो आणविक अवस्था समझ गए, गैस के कण जिस भी अवस्था में है, ठीक है, वो चाहे द्रव में जाए या फिर गैस में जाए, उनकी अवस्था क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं कि गैस वाला द्रव में पहुंचे तो द्रव बदल जाए, द्रव में जाए, या द्रव कण अगर है, किसी की अवस्था द्रव है तो वो किसी जाने पर वो ठोस हो जाए, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो ये क्या थी, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इस हेनरी के नियम का उपयोग कहां हुआ। ठीक है, हेनरी के नियम के उपयोग समझते हैं। उपयोग, चलिए पहला उपयोग क्या है, चलिए अगर हम बात करें कि जब हम आरोहक की बात करते हैं, किसके लिए, आरोहक के लिए। आरोहक कौन होते हैं, जो पहाड़ों पे चलते हैं, पर्वतारोही। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे कम होता जाएगा, ध्यान दो, अगर दाब कम हुआ तो जो ऑक्सीजन वो किस रूप में है, गैस। गैस कहां जाती है, ऑक्सीजन सांस लेते हैं अंदर, अंदर क्या है, रक्त यानी ब्लड। ब्लड किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, किस अवस्था में। अब जब गैस को हमें ऑक्सीजन जो ग्रहण किया उसको अगर क्या करना है, रक्त के साथ घुलना है, तो गैस को किस में बदलना चाहिए, द्रव में। तो दाब अगर घट जाएगा तो ऑक्सीजन के कण दूर दूर जाएंगे कि पास पास आएंगे, दूर जाएंगे। अगर दूर जाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। तो यही कारण है कि जो पर्वतारोही ऊपर जाते हैं वो सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। जो मिलती भी है वो ऑक्सीजन के साथ जो शरीर में जाती है वो घुलती नहीं, तो रक्त संचरण में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि जो पर्वतारोही होते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं और उस पर प्रेशर पंप लगा होता है, तो प्रेशर के साथ हमारे अंदर शरीर में पहुंच जाती है। तो हेनरी नियम समझ में आया, आंशिक दाब से, यानी दाब कम हुआ, दाब के कम होने से ऑक्सीजन की विलेयता घटेगी, ऑक्सीजन विलेयता घटेगी तो द्रव के जो हमारा रक्त है उसके संचरण में परिवर्तन। तो पहला उपयोग समझ में आया। दूसरा, अब ध्यान दीजिए, अगर ये कमी हो जाएगी, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। याद करो कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिल रही उस समय आप बिल्कुल फड़फड़ाने लगते, आपका शरीर लगता बहुत कमजोर हो गया, अब हमारे शरीर से कोई काम नहीं हो रहा। तो जब भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं वो चिमटी लगा देते हैं अंगूठे पे से,
या उंगली पे ऐसे लगा देते हैं, क्या है वो? ऑक्सीजन मीटर। ऑक्सीजन लेवल नापता है और लगभग 90 से 100 के या 100 प्लस भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन 90 से कम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसकी कमी से होने वाले रोग को कहते हैं एनॉक्सिया रोग। कौन सा? एनॉक्सिया रोग। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? शरीर कमजोरी महसूस करता है। इसके बाद जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती, शीतल पेय पदार्थ, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडा वाटर के रूप में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं? हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। ताप अगर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? तो विलेयता क्या होगी? गैस की घट जाएगी। और ताप अगर घटा दें तो विलेयता, यही कारण है जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उनको हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, यानी ताप कम करते हैं। और ताप कम होगा तो उस पर गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब गैस घुल जाएगी तो उसका स्वाद भी हमें पता चलेगा और अधिक स्वादिष्ट। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी ठंडी अच्छी लगती है कि गर्म? ठंडी। कारण पता चल गया? ठीक। ये सब किसके उपयोग है? हेनरी के नियम। फिर समझिए, जो गोताखोर होते हैं, कौन से? गोताखोर। गोताखोर किसे कहते हैं? जो पानी के अंदर भ्रमण करते हैं। ठीक है, वो समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकती, कोई तालाब भी हो सकता है। ठीक है, तो गोताखोर जो होते हैं ये जब समुद्र की तली पे जाते हैं या किसी नदी की तली पे जाते हैं तो अपने पीठ पे क्या देखे होंगे? सिलेंडर लगा रहता है। इस सिलेंडर में क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। हीलियम क्या होती? हल्की होती, अज्वलनशील होती, और रक्त में कम घुलनशील होगी कि ज्यादा? है बताओ। अच्छा ठीक। इसके बाद ये जो होगी, अब हमारे शरीर में आसानी से इसका मिश्रण लेके जाते हैं, तो ये जो रक्त के साथ है अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो क्या होता है? दबाव बढ़ता जाता है। क्या होगा? अब मान लो कि आपने कभी देखा होगा किसी फिल्म में पानी की एक छाप पड़ती है तो मुंह बिल्कुल पिचक जाता है ना? तो तली में जैसे जैसे जाएंगे वायुमंडलीय दाब बहुत बढ़ता जाता है, सॉरी जल का दाब बहुत ज्यादा बढ़ता है। बढ़ता है तो मान लो आपकी ये जो नसें, ठीक है, जो नसें हैं, नसें क्या होगी? इन नसों में दबाव बढ़ेगा, पिचक जाएंगी। अगर ये पिचक जाएंगी तो क्या होगा? इन पर बहने वाला जो रक्त है उसको दबाव महसूस होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकते हैं। तो अंदर से जो ऑक्सीजन मिल रही है, हीलियम मिल रही है, इनके मिश्रण से क्या करता है? अंदर से दाब लगाए रहते हैं और हमारे शरीर के आंतरिक दाब को नियत बनाए रखते हैं, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ जा रही ऑक्सीजन वो अंदर से दाब लगाए रहे और बाहर के वायुमंडलीय दाब जो जल का दाब है उसको क्या रखे? कंट्रोल रखे, ताकि हमारे शरीर में जो रक्त का बहाव है वो निरंतर और आसानी से चलता रहे। ठीक है, तो ये सब किसके नियम थे? हेनरी के नियम के उपयोग, कि जहां जहां पर हम हेनरी के नियम का प्रयोग करते रहे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विलेयता। अभी चल रही थी विलेयता कहां पर? गैस की द्रव में विलेयता। अब दूसरा टॉपिक है ठोस की द्रव में विलेयता। किसकी? ठोस की द्रव में विलेयता। अभी जो हमने पढ़ा वो किसकी पढ़ी? द्रव की, गैस की द्रव में विलेयता। अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ठोस की द्रव में विलेयता। देखिए, विलेयता तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ठोस में अगर हम ताप या दाब में कोई परिवर्तन करें तो विलेयता कैसे प्रभावित होगी? तो पहला स्टेप है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का
समझिएगा जरा ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव को समझने के लिए एक चीज ध्यान से समझो। ताप के प्रभाव में दो शब्द आएंगे, एक आएगा ऊष्मा शोषी, एक आएगा ऊष्मा छेपी। ठीक है। जब कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात दोनों तरफ, यानी अभिकारक से उत्पाद बना, उत्पाद से, बीच में देखा होगा रिवर्सिबल का चिन्ह लगा होता है। जब ये अभिक्रिया आगे की ओर जाती तो अग्र अभिक्रिया, अर्थात अभिकारक से उत्पाद की ओर, यानी उत्पाद की मात्रा बढ़ रही। ठीक है। और अभिक्रिया अगर विपरीत दिशा में हो रही तो इसका मतलब है पश्च अभिक्रिया, यानी उत्पाद से अभिकारक, यानी उत्पाद के बनने की दर क्या हो रही, कम हो रही। ठीक है। तो जो ऊष्मा शोषी होती है, यानी जो ऊष्मा का अवशोषण करके अभिकारक से उत्पाद की ओर जाती, वो क्या होती है, ऊष्मा शोषी। इनमें अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, आगे की ओर, अर्थात अभिकारक से उत्पाद की ओर। जैसे मान लो कि हमारे पास पानी है, पानी में हमने दाल डाल दी, नमक डाल दिया, जो भी सारा सब कुछ डाल दिया, रख दिया गैस पे, गैस को जलाए ना, दाल बनेगी। अभिकारक सारे इकट्ठा हो गए कि नहीं हो गए, दाल हो गई, नमक हो गया, अन्य जो सामग्री है, पानी, सब कुछ अभिकारक हो गए। क्या बिना ताप के आगे बढ़ रही है, हो सकता है सामान्य ताप पर हो। कब बनेगी दाल, बीरबल की तरह बनेगी कि पता नहीं किसकी तरह बनेगी। तो अगर इसका ताप बढ़ा दे, यानी उष्मा दे दे, ताप बढ़ जाएगा। अगर उष्मा देकर ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने पर बताओ ये सारे अभिकारक आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद दाल का निर्माण कर देंगे। तो बताओ अभिकारक से उत्पाद की ओर जल्दी बढ़ रहे हैं कि देर से, जल्दी बढ़ रहे हैं, तो अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ऐसी उपक्रिया क्या, ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा का शोषण करके आगे की ओर बढ़ जाए, और जो ऊष्मा देने पर उल्टा हो जाए, घुलने की जगह, यानी अभिकारक बनने की जगह उल्टा ही आ जाए। जैसे मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बना रही। ठीक, N2+3H2 = NH3। यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इनका ताप बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, ताप। तो बताओ ताप बढ़ाने पर क्या ये आपस में मिलकर अमोनिया बना पाएगी, नहीं। क्यों, गैस के कण दूर दूर जाने लगेंगे, इनका आपस में मिश्रण ही नहीं होगा, मिश्रण होंगे, उत्पाद बनने की जगह और घटने लगेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अगर यहाँ ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया कहाँ जा रही, पीछे की ओर। तो इसकी ट्रिक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो ताप बढ़ाने पर कहाँ जाती, आगे की ओर। कहाँ जाएगी, आगे की ओर, अर्थात उत्पाद की ओर। और ऊष्मा छेपी जो है, इसमें ताप बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगी, पीछे की ओर, अर्थात अभिकारक की ओर। देखो ये जो शब्द लगा है छेपी, इसको बार बार पढ़ो, छेपी 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 छे, कहाँ जा रहा है, पीछे, है ना, कहाँ जाएगा, पीछे। अर्थात जो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, इनमें ताप बढ़ाओगे कहाँ जाएगी, पीछे की। याद रहेगा ना, छे पीछे, कहाँ जाएगी, पीछे। हाँ, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर कहाँ जाएंगी, और ऊष्मा शोषी आगे की ओर जाने का मतलब जो चीज घोल रहे हैं वो विलय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तभी तो आगे उत्पाद की ओर बन रहा है। अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जी है, इनमें ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता क्या होगी। और ऊष्मा छेपी जो अभिक्रिया होंगी, इनमें अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो हमारा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या चीज, कि जो ठोस है, क्या है, ठोस, ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव में ताप बढ़ाने पर बढ़ती है ना, कब,
किसके लिए? जब अपक्रिया ऊष्मा शोषी हो। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। लेकिन किसके लिए? ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं के लिए। याद रहेगा? ठीक है। ब्रेक करें क्या? चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं तक। इसके बाद इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, समय अधिक हो रहा है।